ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रात गए की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में हम जिक्र करते हैं, कुछ इल्म व अदब की बातें होती हैं, कुछ मौसीकी का तज़किरा होता है, रंगों के बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन जो कुछ इस सेट पे होता है वो अपनी जगह, इस ट्रांसमिशन का मरकज़ी किरदार हमेशा आप लोग होते हैं। आप इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं। इसकी वजह से ये ट्रांसमिशन ज़्यादा खूबसूरत बनाने में हमें मदद मिलती है। आपका राब्ता इस ट्रांसमिशन में हमसे रहना बेइंतहा ज़रूरी है। उसके 2-3 तरीके हैं, आपको बता देता हूँ। एक तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है raatgaye@ptv.com.pk। ट्विटर पे कोई पैगाम दे सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है रात गए। फेसबुक पे अगर राब्ता कायम करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज है रात गए के नाम से। अगर आप लाइव कॉल करना चाहें शो में तो हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे होंगे, उस पर आप कॉल करें, हमारे मेहमानों से बराह रास्त बात करें। हमने हर तरह के अदबी और इल्मी मौज़ूआत पर बात की इस ट्रांसमिशन में। आज जो हमारे 2 मेहमान हैं, बड़े ही काबिल कदर और टैलेंटेड लोग हैं। ज़रा कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे बात करनी है। हमारे जो पहले मेहमान हैं ना, उनका बुनियादी हवाला अंग्रेज़ी अदब है। उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ और फिर जब आप उनसे बात करेंगे पहचान भी जाएंगे, मान भी जाएंगे। शायर भी हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में शायरी करते हैं, मज़मून निगार हैं और प्रोफेशन के एतबार से ये जो डिग्री इन्होंने की वो इंजीनियरिंग की। समाजी तरक्की और इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत से इदारों से वाबस्ता रहे। 10 किताबें अब तक इनकी मार्केट में आ चुकी हैं। ये पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शायर हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में शायरी की। इनको ये क्रेडिट जाता है कि ये वाहिद शायर हैं जिनका इस कदर दूसरी ज़ुबानों में, सारी दुनिया की ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ। इनसे हम सोशल डेवलपमेंट के हवाले से बात कर सकते हैं, अदब के असरी तकाज़ों के हवाले से बात कर सकते हैं, इनकी शायरी सुन सकते हैं। और मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल कीजिए, हमारे पहले मेहमान हैं हारिस खलीक। आपका बहुत शुक्रिया हारिस, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, 2 उनके तारुफ हैं। एक तो वो गुलकारा हैं, मौसीकी का बेइंतहा शौक़ है। बाकायदा मौसीकी को उन्होंने काफ़ी अरसा सीखा, से इससे मुराद है कई साल सीखा। दूसरा उनका शोबा है मार्केटिंग का। कोक, नेस्ले जैसी कंपनियों में आला ओहदों पर रही हैं, ब्रिटिश काउंसिल में डायरेक्टर हैं। फरीदा खानम को अपना उस्ताद मानती हैं और ये कोई आसान बात नहीं है ये कहना। और इसके बाद भी उनका बहुत सा तारुफ मेरे पास मौजूद है कि वो दुनिया के कई ममालिक में परफॉर्म कर चुकी हैं, मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में भी उन्होंने गाया और बहुत सारे अवार्ड भी हासिल किए। लेकिन किसी भी सिंगर का या जिस शख्स का ताल्लुक़ म्यूज़िक से हो, उसका सबसे बड़ा और हसीन तारुफ यही हो सकता है कि फरीदा खानम की शागिर्दी उसे नसीब हुई है। बहुत शुक्रिया बिनिश परवीन, आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, जो मौसीकी का सिलसिला है, बहुत ज़्यादा उनका तारुफ नहीं कराऊंगा। जब ये रात गए पहले शुरू हुआ था तो उस ज़माने में इस्लामाबाद से हुआ करता था। ख्वाजा नजमुल हसन इसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो एक बड़ा यंग सा बच्चा था, उसकी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस हमने उस रात गए में करवाई थी और उस परफॉर्मेंस के बाद उस बच्चे ने फिर रुक के पीछे नहीं देखा और वो फिर आगे ही आगे तरक्की की मंजिलें तय करते रहे। मौसीकी के घराने से ताल्लुक़ है, उस्ताद अल्लाह दितालूने वाले के साहबजादे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम अब्बास का, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। आज तो भाई 3-3 स्टार हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। अच्छा हारिस, ये मुझे ये बताइए, अंग्रेज़ी शायरी हमारे यहाँ कम होती है और एक थोड़ा सा एहसास कमतरी सा है हमें। अंग्रेज़ी वाले उर्दू वालों को नहीं मानते, उर्दू वाले अंग्रेज़ी वालों से थोड़ी सी चिढ़ खाते हैं। आपने दोनों ज़ुबानों में शायरी की है, आपकी शायरी पे तो बाद में बात होगी। इस कॉम्प्लेक्स के हवाले से कुछ हमें बताएं।
बहुत शुक्रिया अम्मार, आपने आज जो है यहाँ शिरकत का मौका फराहम किया और बहुत ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू तो तवक्को भी नहीं है, तवक्को भी, हाँ बस ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं तो लेकिन ये सवाल चूंकि नहीं बिल्कुल हो सकती है संजीदा और अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हमारी एक बदकिस्मती है मिन हैसुल कौम के तहजीबी तौर पर हम एक कसीरुल लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल लोग रहे हैं। सही। और बहुत कम हमारे ऐसे पुराने बुजुर्ग शुअरा असातिज़ा गुजरे हैं जो जाहिर है कि कोई एक ज़बान उनकी बुनियादी इजहार का वसीला बनी, लेकिन वो कई ज़बानों में शायरी करते रहे हैं और हफ्ज़ ज़बान से लेके और ज़ू लिसानी तो बहुत ही कॉमन है, यानी बायलिंगुअल होना जो है वो तो 2 ज़बानों में बात करना या शायरी करना तो बेइंतहा कॉमन बात है। फिर हमारी जो अक्सरियत है पाकिस्तान पे अगर हम आ जाएं बर्रे सगीर से, तो वो उसके बेशतर लोग जो हैं उनकी 3 ज़बानों तक रसाई होनी चाहिए, 2 तक तो है ही, यानी एक उनकी मादरी ज़बान है, अक्सरियत की मादरी ज़बान मुख्तलिफ है उर्दू से और फिर उर्दू है और फिर कुछ अंग्रेजी भी जानते हैं और जो मादरी ज़बान के अलावा जो उनके शहरों और इलाकों में ज़बानें बोली जाती हैं वो भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतनी एग्जॉटिक बात है नहीं कि अगर आप एक से ज्यादा ज़बानों में बात कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स की बात आपने की उसका ताल्लुक हमारी सियासत से है, शेर से नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स कोई फन और अदब की वजह से नहीं पैदा होता, क्योंकि अदब के मामले में तो ज़बान इंसिडेंटल है, यानी वो तो आप एक असल मसला तो इस बात का होता है, इतनी गैर अहम बात नहीं है, यानी सियासी हवाला उसका बहुत अहम है कि तमाम ज़बानों को बराबरी होनी चाहिए और उनमें उसी तरह के उनके बोलने वालों के हकूक और उनके बोलने वालों के पास ज़राए होने चाहिए आगे बढ़ने के। लेकिन अदब और शेर और फ़न में असल मसला मतन और जमालियात का, कंटेंट का है। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन आपने भी जैसे हवाला जो दिया वो अंग्रेजी अदब के हवाले से दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने शायरी की इब्तिदा तो उर्दू में की थी और उर्दू में बहुत ज्यादा शेर का है, लेकिन नस्र जरा चूंकि अंग्रेजी में ज्यादा है, शेर भी है, आप कॉलम भी अंग्रेजी में, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसमें तखसीस नहीं करनी चाहिए और अंग्रेजी लिखने वाले जाहिर है थोड़े हैं, मगर अंग्रेजी भी अब पाकिस्तान की ज़बानों में इसमें मैंने आपसे ज़रूर बात करनी है कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी लिखने वाले हैं उनका बैनुल-अक़वामी तौर पर मकाम क्या है, लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे। हमारी दूसरी मेहमान यहाँ पर मौजूद है। बेनिश, मुझे ये बताइए, तरबियत का आगाज़ कैसे हुआ, ये शौक़ कैसे दिल में समाया, ये सौदा कैसे हुआ? क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से, सिंगर्स तो बहुत से हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से आपने कैसे सोचा? जी मैंने तो नहीं सोचा था, मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त हैं सरवत अली साहब, जर्नलिस्ट भी हैं, NCA की म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं। उनकी तरबियत हुई थी उस्ताद फैज़ अहमद ख़ान साहब से ऑफ द ग्वालियर ट्रेडिशन। वो उस्ताद उमैद अली ख़ान साहब के शागिर्द थे, तो उन्हीं को मेरे वालिद ने, जब मैं 8 बरस की थी तो उन्हीं की मैं तरबियत में आई। उस्ताद फैज़ अहमद ख़ान साहब मेरे उस्ताद हैं और जितनी भी सुर और लय की तमीज़ है उन्होंने सिखाई। दरवेश आदमी थे, घर आते थे और इस तरह रोशनी हो जाती थी। और उन्होंने अक्सर शागिर्दों को, जो क्लासिकल उस्ताद हैं अनफॉर्चुनेटली वो बंधा हुआ गाना सिखाते हैं ताकि वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं उस्ताद पे। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि फैज़ ख़ान साहब ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया और मुझे गाना खोल के जो जिस तरह जो सही मिरासी लोग जो जिनकी मिरास है जिस तरह वो फैला के गा सकते हैं, वो उन्होंने मुझे एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। ठीक है। तो ग्वालियर ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग से मेरा ताल्लुक़ है। फिर मैं स्कूल टाइम्स में ही थी कि कहीं से गाड़ी में एक बार फरीदा खानम साहिबा की एक गज़ल लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये किसकी आवाज़ है, कौन से सुर कहाँ से आ रहे हैं इतने पक्के सुर। पता चला कि ये फरीदा खानम साहिबा हैं, हमारी गज़ल सिंगर। और फिर दिल में इतनी मोहब्बत थी उनसे कि जब हम डिफेंस में अपने घर में शिफ्ट हुए तो मालूम पड़ा कि अक्रॉस द रोड फरीदा जी रहती हैं और उनकी जो ज़हूर इलाही रोड पे जो उनकी कोठी है वो थोड़ी रेनोवेट हो रही थी, तो वो शिफ्ट हुई थी 1 साल के लिए, तो वो मेरी नेबर भी थी। अच्छा। तो मुझसे कहती हैं दिल को दिल से राह होती है, तो तब से मैं उनकी मेंटरशिप में हूँ। सिंस द लास्ट 19 ईयर्स वो मुझे गज़ल और लाइट गायकी में 19 ईयर्स में ट्रेन करती रही हैं। मुझे अपने साथ इंडिया भी ले गई थी जब उनका जगजीत सिंह के साथ कॉन्सर्ट था।
और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। भाई देखिए फरीदा जी, म्यूज़िक का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं उस बात को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने दूंगा। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है गुफ्तगू के बाद मौसीकी का सिलसिला भी होता है। मैं आपसे मज़ीद फरीदा जी के हवाले से बात करूँगा। नदीम अब्बास साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अच्छा, आपने इतना खूबसूरत तारुफ करवाया मेरा, और लेकिन आपकी चाशनी और जो आपकी मिठास है बोलने की, वो आज भी वही है जो 10-12 साल पहले मैंने सुनी थी। और सुनने के लिए तो इतना अच्छा तारुफ तो है। अच्छा, मुझे देखें, एक बीनिश ने बताया अपनी तरबियत का, और बड़े नाम इन्होंने लिए। आपका ताल्लुक एक मौसीकी के घराने से है, कुछ अपनी तरबियत के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि बड़ी सख्ती होती है। हाँ जी। तो कुछ अपने वालिद के हवाले से कहना चाहें, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से, रियाज के हवाले से, कुछ डांट टपट भी होती है ना? जी, मैं अपने वालिद के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि वो माशाल्लाह मतलब खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे। वैसे आर्टिस्ट मैंने कम सुने एज लिसनर, एज बेटा तो चलो मुझे ये फ़ख्र है, मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि मैं उनके नाम को उन जैसा तो नहीं कर सका, लेकिन जो मेरी औकात थी, जो मेरी बसात थी, मैंने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन जो एक इब्तदाई तरबियत है, मतलब मौसीकी में डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जब नेबर से सीख रहे हो या जब गोद से आपको सीखना नसीब हो रहा हो, तो ये इसमें एक डेफिनेटली एक फ़र्क होता है, वो ब्लड का भी। और वो एक तो रात गए के हवाले से आपने जो बात की, मैं उसको भी बढ़ाना चाहूँगा, और आपके साथ एक ये 12 साल तजुर्बा जो है म्यूज़िकल या एक दुनियादारी का भी, वो भी उस पर एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जो रात गए था, उस रात गए में, रात गए के बाद मुझे सुहाने ख्वाब आते थे, और वो एक बचपन की कैफियत थी शायद, नहीं है लेकिन अब भी मैं आपसे छोटा लग रहा हूँ शायद, ये आपका ख्याल है। अच्छा। तो वो एक जो सुहाने ख्वाबों की रात गए थी, लेकिन आज रात गए जो है, इसका लुत्फ़ और इसकी तलखी और इसकी जो आजमाइशें हैं जो रात गए को हो जाती हैं अक्सर, अब उनसे भी वाकफियत हो गई है, तो अब और अच्छा लगता है। और आप मुझे इजी ना लीजिएगा, मुझे सहर का भी पता है। अच्छा, कि सहर कैसे हो जाती है। अच्छा भाई, गुलूकार का सबसे अच्छा तारुफ उसकी आवाज़, उसकी गायकी होती है। बातें तो हम हमेशा करते रहेंगे, सुना क्या रहे हैं? मैं जो अभी इब्तदा कर रहा हूँ, जिससे ये एक मेरा बहुत फेवरेट कलाम है, बाबा बुल्ले शाह जी का ये कलाम है, और खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने इसको गाया। मैंने इसको रिमिक्स किया था, और वैसे रिमिक्स करना कोई अच्छी रिवायत नहीं रह रही आजकल, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उसकी असल रूह जो है वो कायम रहे, और उसकी असल शक्ल भी कायम रहे। तो लोग प्यार करते हैं, मैं आपकी और तमाम सुनने वालों की, देखने वालों की नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाह।
मुकदी नाही मक्के गया गल मुकदी नाही भावें 100 जुम्मे पढ़ आइए गंगा गया गल मुकदी नाही भावें 100 गोते खाइए गया गया गल मुकदी नाही भावें 100 पंड पढ़ाइए बुल्ले शाह गल उदों मुकदी जदों मैनू मनो गमाइए पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं वे जा जा बढ़ना है मंदिर मसीते कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं वे रोज शैतान नाल लड़ना वे कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना कोई जेड़ा कर बैठा है उन्नू फड़िया ही नहीं रांझा जोगड़ा बने आया इने अनोखा पेश वटाया आहदो अहमद नाम तराया नी मैं जाना जो की देना ओ नी मैं जाना जो की दे ओ नी मैं जाना जो की देना ओ नी मैं जाना जो की दे रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो जी रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो जी आखियो नी मैनू थी दो रांझा हीर ना आखे को जी हीर ना आखे को जी मैं नहीं ओ आप है अपनी
आप करे दिल जोरी जिस दे नाल मैनू लगाया जिस दे नाल मैनू लगा ओदे वर्गी होई सईओ जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे मैं जोगी दे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल कोई किसे दे नाल पर मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जदों दी मैं जोगी दी होई जदों दी मैं जोगी दी होई मैं विच मैं ना रह गई कोई जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे हे जोगी नई रूप है रब दा हे जोगी नई रूप है रब दा हे जोगी नई रूप है रब दा इस जोगी दा विष्णु फबदा इस जोगी दा इसदा पाया किसे ना पाया इसदा पाया इसदा है दो जग उत्ते साया इसदा है दो जग उत्ते साया इस दियां तुमा दो जग तुमियां दो जग तुमियां इस दियां जुतियां अर्श ने चुमियां ए जोगी जोगी मत वाला ए जोगी जोगी मत वाला गल विच इल्लल्लाह दी माला नाम है इसदा नी नाम है इसदा कमली वाला नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल ओ नी मैं जाना जोगी दे नाल ओ नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अब हमारा प्रोग्राम सज चुका है, महफिल जम चुकी है, हम अपने मेहमानों का तारुफ करा चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं। नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, पहला इन्होंने चीज़ गाली है और मुझे वो वक्त याद आता है आज से 10-11 साल पहले जब ये पहली दफ़ा रात गए में आए थे, तो शायद उस वक्त इनकी, मैं नहीं जानता ना मेरी इस हवाले से इनसे बात हुई है, शायद उस वक्त इनकी ख्वाहिश हो कि इतनी बड़ी ट्रांसमिशन में शरीक हों, लाइव सिंगिंग करें। और अब वो 10-11 साल के बाद वो वक्त है कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनना चाहते हैं,
सबकी ख्वाहिश ये होती है कि नदीम अब्बास उसमें गाएं। जिस एतमाद के साथ ये गाते हैं ना, तो मुझे उस एतमाद का, उस उसलूब का बड़ा लुत्फ आता है। बहुत अच्छा आपने गाया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इतना अच्छा आपने गाया कि मैं मौसीकी के तासुर से अभी निकलना नहीं चाहता। बिनिश हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात की थी फरीदा खानम जी के हवाले से। आपने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा, बहुत अरसा तरबियत हासिल की, तो वो इतना बड़ा नाम है, उनके बारे में कुछ मजीद बात करने को जी चाहता है। जितना बड़ा नाम फरीदा खानम साहिबा का है, उससे भी बड़ी इंसान है वो। सही। तो जब मैं उनसे पहली बार मिली तो कहती हैं कुछ सुनाओ, तुम्हारी क्लासिकल में तरबियत है, तुम इतने शौक़ से मुझसे मिलने आई हो। तो उनकी बड़ी बहन की मुख्तार बेगम साहिबा की एक गज़ल थी आका हशर साहब की लिखी हुई, चोरी कहीं खुले ना नसीम बहार की। मैंने इसी तरह दरबारी में अलाप थी। कहती हैं बहुत खुशी हुई, कहती हैं बिनिश ये हर कहीं बेटा ये गज़ल ना सुनाना है, बहुत अनमोल गज़ल है। अच्छा। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें। उनका एक तो साफ और सीधा सुर लगाना, लय के साथ खेलती थी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो आउट ऑफ बीट गा रही हैं। आउट ऑफ बीट गाना अलग है और बेलय होना अलग है। जितना लय को वो जानती थी कि वो पूरा वो फैलाकर सम पर आ जाती थी, और ये जितने भी लयकार हैं वो समझते हैं इस बात को कि फरीदा जी जितना लय को जानती हैं। तो उस्ताद आशिक अली खान साहब की वो शागिर्द, और वो खुद बहुत बड़े लयकार थे। उससे बढ़ के उनका लगाव गाने का, गज़लों का जो उनका चुनाव था, फैज़ साहब के साथ बहुत वक्त बिताया। कहती हैं मुझे कोई कॉम्पोजिशन नहीं पसंद आती थी तो बीनिश में बदनाम थी। मैं कह देती थी मौसीकारों को, कंपोजर्स को कि मैं कल आऊँगी 6 बजे रिकॉर्ड कराने, और कभी वो रिकॉर्ड नहीं कराती थी। तो म्यूजिशियंस को मालूम है कि वो बहुत सिलेक्टिव थी, बहुत उनकी चॉइस में वो बहुत सिलेक्टिव रही हैं। चाहे वो गज़ल हो, चाहे उनकी साड़ीज़ की कलेक्शन हो, चाहे उनकी ज्वेलरी की कलेक्शन हो, या वो चाहे उनके जो लगाव है वो हमेशा ख़ास रहा है। एंड वो उनको मखसूस बनाता है। सही। फरीदा जी की एक और भी चीज़ जो लोगों को अक्सर नहीं मालूम कि वो बहुत कमाल की कंपोज़र भी हैं, और ये लोगों को नहीं मालूम। उनकी एक गज़ल है यार अब ग़म हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता। राग शुद्ध सारंग में कहती हैं इसी तरह चलते फिरते मैंने कंपोज कर ली। फिर फैज़ साहब की एक गज़ल है शाम फिराक अब ना पूछ, जी आई और आके टल गई, दिल था कि फिर संभल गया जहाँ थी कि फिर दिल था कि फिर बहल गया जहाँ थी कि फिर संभल गई। कहते हैं इस तरह फैज़ साहब बैठे हुए थे एक महफिल में, तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि ये फरीदा हैं, ये भी गाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कंपोज करके अभी फैज़ साहब को सुना दो उन्हीं का कलाम। कहती हूँ उधर ही बैठी थी, ये गज़ल सामने आई, मैंने राग मन में उसी वक्त कंपोज कर दी। तो ये मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि अक्सर सिंगर्स कंपोजर्स नहीं होते, या ये चीज़ नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो सिंगर भी नहीं होते। ये सैड बात है, सही कह रहे हैं, आजकल इट होल्ड्स ट्रू। तो यूनिक बात है उनके बारे में। एक मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हम इतनी मोहब्बत से जिक्र कर रहे हैं फरीदा जी का, और करना भी चाहिए, तो अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि उनकी कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, याद हो, बग़ैर म्यूज़िक के, क्योंकि बग़ैर म्यूज़िक के गाना लाइव शो में बहुत मुश्किल काम है, तो अगर आपसे दरख्वास्त हम कर सकें, कोई चीज़ सुना सकती हैं? ज़रूर। उनका गाया हुआ सब कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे मैंने कहा कि वो हैं ही सिलेक्टिव, लेकिन क्योंकि जिक्र छिड़ा है फैज़ साहब की इस गज़ल का, तो यही मैं सुना देती हूँ। जी। वाह वाह वाह। शामे फिराक अब न पूछ, वाह 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 वाह। शामे फिराक अब न पूछ, आए और आके टल वाह वाह वाह। दिल था कि फिर बह गया, वाह वाह वाह। दिल था कि फिर बह गया, जहाँ थी कि फिर संभल
शामे फिराक अब न पूछ, वाह वाह, बहुत अच्छा। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया, जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गए, बहुत अच्छे। शामे फिराक अब न पूछ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने गाया। भाई मैं आपको बताऊं कि ये कहना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि कोई फरीदा जी जैसा गा, ऐसा तो हो नहीं लेकिन आप उनकी बहुत होनहार शाकिर, बहुत अच्छा गा। अभी ये देखिए कि ये हमसायगी का कितना खूबसूरत तासुर है ओ, और exactly. कितना असर है। हाँ। इसीलिए वो बुजुर्ग कहते थे ना कि अच्छी सोबत जो है वो इंसान को और अच्छा बना देती है। और इनके हमसाए में हारिस खलीक साहब बैठे। अच्छा बहुत देर हो गई हारिस से बात नहीं। हारिस, आपका मैलान ज्यादातर नज्म की तरफ रहा, मुकम्मल नज्म की तरफ हाँ, रहा। तो रवायत तो गजल की ज्यादा नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आप कोई फरमाइशी गजल? नहीं, मैं पहले चाह रहा हूँ कि पहले मुझे ये समझाए कि आप नज्म ज्यादा क्यों लिखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इकबाल के बाद से और फिर राशिद और मीरा जी और पूरा जो सिलसिला है वो नज्म एक बहुत ही मुस्तहकम सिन्फ है और 20वीं सदी की। तो अब और मेरा जाहिर है कि उसमें एक शायद बयानिए की और एक मरकजी ख्याल की जो बयान करने की जो गुंजाइश है वो गज़ल के मुकाबले में ज़्यादा है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है, चूँकि मीर और गालिब और से लेके और यानी मुसफ़ी और दाग तक का मतलब एक पूरी कैक्शा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जाती तौर पर बिल्कुल ये असल जवाब है कि आप किस चीज में, किस सिंफ में कंफर्टेबल रहते हैं, ज्यादा दिल के नजदीक क्या महसूस होता है, कोई ख्याल आप पर किस अंदाज में उतरता है। लेकिन भाई आप बेशक नज्म के हवाले से जो मर्जी कहें, हम आपसे गजल सुन के रहे। मैं आपकी मुझे ये अंदाजा खदशा था। तो ये मेरी कुछ 3 गजलें जो हैं वो एक मजमूए में शामिल हैं। उसमें से एक गजल आपकी खिदमत में, सादा सी गजल है, इरशाद, उसके 4-5 शेर हैं, वो मैं पेश कर देता हूँ आपकी। जब से देखा है तुम्हें तब से नशा तारी है, जब से देखा है तुम्हें तब से नशा तारी है, मुझ में बसते हो तुम्हारी ही अमलदारी है। वाह, बहुत अच्छे। मुझ में बसते हो तुम्हारी ही अमलदारी है, गैर ने भांप लिया दिल जो जरा सा डोला, गैर ने भांप लिया दिल जो जरा सा डोला, अक्ल अय्यार है और आज भी इनकारी है। बहुत अक्ल बहुत अय्यार है, हाँ, और आज भी इनकारी है, और खास हो रब्त मगर दहर से पोशीदा रहे, खास हो रब्त मगर दहर से पोशीदा रहे, तुमको दरपेश अगर फिक्रे जहांदारी है। वाह वाह वाह। और दिल को क्यों रोकिए जब खुल ही गया शौक विसाल, यार बहुत अच्छा मिसरा। दिल को क्यों रोकिए जब खुल ही गया शौक विसाल, शौक में दर्द है और दर्द में सरशारी है। वाह वाह वाह, ये दोबारा सुना। दिल शौक में दर्द है जब खुल ही गया शौक विसाल, शौक में दर्द है और दर्द में सरशारी है। और आखिरी शेर है कि कारे बेमहज है वाइज की दलीलों पे ध्यान, कारे बेमहज है, बेमहज बहुत अच्छा, कारे बेमहज है वाइज की दलीलों पे ध्यान, जीना आता नहीं और मरने की तैयारी, जीना आता नहीं
और मरने की तैयारी है। गजल के बाद भैया गजल ही बनती है। नदीम भाई बिल्कुल। मैं हमारे भी अभी एक जो गज़ल अदीम हाशमी साहब की ये गज़ल है। हम लोग हमारी जो ज़िंदगी गुजरती है अक्सर वो खौफ में अक्सर गुजर जाती है और ख़त्म हो जाती है। मैं मतलब बहुत इस पे बहुत फ़िक्र भी है, मुझे फ़िक्र करता हूँ कभी कभी। कुछ लोग डिफरेंट अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक आपके खौफ भी होते हैं ज़िंदगी के, और ये जो खौफ है, और खौफ का पर्दा वहीं तक है जब तक वो खौफ है। सही। जब वो ख़त्म हो जाए तो इंसान ऐसी हकीकत में आता है कि फिर वो कभी याद भी नहीं आता। सही। तो ये भी उसी तरह की एक प्रैक्टिस है अदीम साहब ने जो लिखी है कि कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, वाह, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। वाह वाह भाई, आज बड़ा अजीब सा प्रोग्राम है। जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं जी, और जिस तरह की बेनिश गुलूकारी कर रही हैं, मुझे लगता है कि सीटें तब्दील करानी पड़ेंगी। जी सुनाइए। और ये मोहसिन रज़ा साहब की कंपोजिशन है, और उस्ताद नज़र हुसैन साहब और मोहसिन रज़ा साहब मेरे बहुत पसंदीदा शख्सियात में से ये उनमें से हैं, और टॉप ऑफ द लिस्ट भी हैं। ये आप गलत बात कर रहे हैं ना, ये आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए कि मोहसिन रज़ा साहब सारे पाकिस्तान की पसंदीदा शख्सियत। लेकिन इसमें गलत क्या था? नहीं, आपने कहा सिर्फ मेरी पसंदीदा। आप सबकी नजर है, और इस कैफियत में मैं आजकल बहुत शिद्दत से हूँ, तो आपकी नजर है। कट ही गई जुदा कट ही गई जुदा कब ये हुआ कि मर गए, कट ही गए जुदा। कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, कट ही गए जुदा भी। राहों में ही मिले थे हम, राहें
नसीब हो गई। राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब हो गई। तू भी न अपने घर गया, हम भी न अपने घर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। कट ही गई जुदाई भी। कुछ और था, हम भी कुछ और थे। कुछ और था, हम भी कुछ और थे। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। कट ही गई जुदाई भी। और शेर आपकी नजर है। तेरे सुलूक पर अधीन अपनी हयात मौत है। तेरे सुलूक पर अधीन अपनी हयात मौत है। तू जो मिला तो जी उठे, तू जो मिला तो जी उठे। तू ना मिला तो मर गए, कट ही गई जुदाई भी। कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। कट ही गई जुदा। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ वो बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम था और आखिर में हमने अदीम की गज़ल मोहसिन रज़ा की कंपोजिशन में बाकर की बांसुरी के साथ नदीम अब्बास से सुनी और उससे इस रात का रंग ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है, हम बात करते हैं इल्म व अदब की, शेर व शायरी की, म्यूज़िक की, फ़नकारों की
और किताबों की। इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट हमने ऐड किया हुआ है कि हर दफ़ा किसी किताब का तारुफ आपसे करवाते हैं। किताब का तारुफ जो करवाएगा जाहिर है उसके लिए बहुत ही आकिल होना, फ़हीम होना उसके लिए शर्त है। तो इस दौर के एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बहुत लायक आदमी हैं वजाहत मसूद साहब, उनकी हमने ये जिम्मेदारी लगाई है। किताब भी वो मुंतखब करते हैं, तारुफ भी बहुत अच्छे अंदाज में करवाते हैं। वजाहत भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मिजाज अच्छे हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कौन सी किताब है आज? पहले मैं साहिब किताब का कुछ जिक्र कर लूँ। ठीक। मुझे बहुत खुशी है अमार भाई कि मैं आपका तारुफ पाकिस्तान के उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी ज़बान के बहुत सरकर्दा शायर और अदीब हारिस खलीक की किताब से कराना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। देखिए, हारिस हमारा जो हमअसर पाकिस्तान है उसमें एक शायर, एक अदीब और एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे तारुफ है, लेकिन अपने हमवतनों को ये बताना कि आज शेर की अदब की दुनिया में आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम जिस चेहरे और जिस नाम से जोड़ा जाता है, मंसूब किया जाता है, वो नाम हारिस खलीक का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त। ठीक है। हारिस खलीक इस वक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान में बिलाशुबा पाकिस्तान के नंबर 1 पोइट हैं। सही। अच्छा, जो लिखने वाले हैं अंग्रेज़ी में उसमें हम चाहेंगे कि भाई कोई निस्फ दर्जन नाम कमोबेश एक ही सतह के वो लिए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त शेर में पाकिस्तान से जो नाम अंग्रेज़ी शेर भी दुनिया में है वो हारिस खलीक का है। सही। हारिस खलीक शायर हैं, अदीब हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी में लिखते हैं, अखबारात में लिखते हैं और तारीख़दान हैं। सही। इनकी एक किताब है, वो मुझे इसलिए तारुफ कराना उसका ज़रूरी मैंने समझा कि मैंने ख़ुद तारुफ उसका हासिल किया है साथी से, क्योंकि वो किताब उनकी अंग्रेज़ी ज़बान में है। सही। किताब का नाम है क्रिम्सन पेपर्स। ओके। अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने आपको पता ज़रा अंग्रेज़ी हमारी ज़रा सेहतमंद नहीं होती, तो मैंने उस्ताद से पूछा कि ये क्रिम्सन पेपर्स मीन्स व्हाट, तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया है, बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने फरमाया, जहाँ में हर चंद मोतबर है रिदाए बानो कबाए ख्वाजा, जहाँ में हर चंद मोतबर है रिदाए बानो कबाए ख्वाजा, मगर हमारे लहू से तर है रिदाए बानो कबाए ख्वाजा। वाह। तो मैंने कहा उस्ताद शेर तो बहुत अच्छा, कहने के बेटे खून के छींटे सिर्फ कबाब पे और रिदा पे नहीं गिरते, वो किताब पे भी गिरते हैं। तो अच्छी बात है। किताब के वो सफ़हात जो खून से इंसानों के रंगीन हुए हैं, इस किताब में उनका जिक्र किया गया है। सही। इस किताब के 4 अबवाब हैं, खून, पसीना, आंसू और रोशनाई, इंक। सही। रिश्ता जोड़ा है मुवर्रख ने कि हमारा लहू से, अपने आबाओ अजदाद के पसीने से, उनके आंसुओं से और उन आंसुओं को लिखने वाली रोशनाई से, इंक से क्या रिश्ता है। सही। निहायत बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है, 4 अबवाब हैं और कि ये कुछ 100 से ऊपर सफ़ात हैं, बहुत मुश्किल से, या 100 से भी थोड़े करीब 100। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दिस बुक नीड्स रिफ्लेक्शन ऑन ईच एंड एवरी लाइन। सही। क्योंकि बात ये है कि किताब का की जो कदर है ना भाई अमार, वो तय पाती है कि उसको कितना सोचा गया है। अच्छी उसे लिखने वाले ने इन मौज़ूआत पे कितना रिफ्लेक्ट किया है, कितनी सोच विचार की है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान से पढ़ने वालों से कहूँ कि वो ये लहू में तर और आँख क्रिम्सन पेपर्स अंग्रेज़ी में पढ़ें। मेरी ख्वाहिश है कि कोई अच्छा मुतरजम हमारी उर्दू ज़बान को भी माला माल करे, और ये इतनी मुख्तसर सी किताब जो है ये अगर उर्दू में आ जाए तो हमारे आने वाली नस्लों को हमारी तारीख़ के नशेब व फराज समझने में बहुत सहूलत हो जाएगी। सही। मैं जो है ना हारिस खलीक आज हमारे साथ तशरीफ भी रखते हैं, किताब भी है, उन्हीं से इल्तमास करनी चाहिए जी, बिल्कुल, इसका उर्दू तर्जुमा होना चाहिए, आम कारी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बड़ा आमियाना सा सवाल है, इस किताब में ऐसी क्या खूबी है
कि आम कारी इसको खरीदे, तलाश करे और फिर पढ़े? इस वक्त पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा आबादी 50 बरस से कम उम्र की है। सही, ठीक है। ठीक। वो इस किताब के लिखने वाले की नस्ल के लोग हो सकते हैं, उससे कम उम्र के हो सकते हैं, 1-2 बरस का फ़र्क हो सकता है। ये पाकिस्तान बनने के बाद पैदा होने वाली पहली नस्ल की आवाज़ है। सही। वी हैव टू सी कि पाकिस्तान बनने के 15 या 20 बरस बाद पैदा होने वाले लोगों ने अपने वतन को किन आंखों से देखा और महसूस किया। सही। हमारे पास अंग्रेज़ी में हम अपनी तारीख की बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आपको 50 बरस की उम्र का मुवर्रख जिसके पास जो है वो पिछले 25-30 बरस का मुशाहिदा क्या हमारे मुल्क में हुआ है, क्या गुजरा है और उसको कैसे समझा जा सकता है, वो आवाज़ है। सो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सी इसमें नई बातें, मसलन देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये दुनिया के एक लेंस से ग्लोब को देखने की कोशिश है, जिसमें पाकिस्तान इसलिए नुमाया है कि ये बीज वहाँ से आया है ना। सही। इसकी जड़ें उस ज़मीन में हैं। सही। ठीक है। हम जानते हैं कि हाल को फ़लसफ़े पे, इंसानी हकूक़ पे, जदीद सियासी तसव्वुरात पे, जमहूरियत पे, इंसानी हकूक़ पे अबूर हासिल है। तो देखना ये होता है कि उसके लफ्ज़ों में वो चीज़ घुली है या नहीं। मैं बिल्कुल उस पर पॉजिटिव हूँ कि इस यहाँ पे लफ्ज़ में और लिखने वाले में मुझे फासला महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। वजाहत भाई आपका बेइंतहा शुक्रिया। आप जिस वफूर से, शौक़ से किताब का तारुफ कराते हैं ना, किताबें भी ज़ाहिर है बहुत अच्छी इंतखाब करते हैं, लेकिन जो आपका जज्बा होता है ना किसी राइटर के बारे में और किसी किताब के बारे में तारुफ कराने का, उसको देख के बड़ा लुत्फ़ होता है। उसने क्या मेहरबानी की होती है कि उसने किताब लिखी होती है। हाँ, उसके एहसान का हम क्या बदला दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। हम अपनी दोबारा ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं। बिनिश, बहुत देर हो गई आपसे बात नहीं हुई। अच्छा, आपने म्यूज़िक सीन में जब कदम रखा, एक बात आपने अमूमन नोटिस की और हमारे अक्सर म्यूज़िक के लोगों में ये बात होती है कि हम अपना म्यूज़िक मार्केट नहीं कर सके। हमारे, और ये नहीं है कि हमारे पास फनकार बड़े नहीं, बड़े बड़े फनकार हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर जब तक उनकी पजीराई ना हो हम उनको कुछ समझते ही नहीं हैं। तो क्या किया जाए कि इस सोसाइटी में, इस माशरे में हम उनको बेहतर मार्केट कर सकें? आपसे सवाल ये इसलिए बनता है कि आपके दोनों शोबे हैं, म्यूज़िक भी, मार्केटिंग भी। जी, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, जो कि बहुत बड़े एक तो कंपोज़र भी रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाना सिर्फ गाने वाले से हिट नहीं होता, कंपोज़र से हिट होता है। जब वो कॉम्पोजिशन अच्छी होगी, कैची ट्यून होगी, तो वो जो भी गाएगा वो अच्छा लगेगा। जितनी बार भी गाया जाएगा, आज जाने की ज़िद ना करो, ज़ाहिर फरीदा जी जैसा किसी ने नहीं गाया, उन्होंने अमर कर दिया, लेकिन जितने भी लोगों ने गाया तो वो लोग फरमाइश करते हैं, सुनना चाहते हैं। लयकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीट्स जो हैं उससे आप कोई ना कोई जो भी ट्यून है वो कैची हो जाती है। तो बहुत बड़े लयकार थे नुसरत खान साहब, और ये जितने हमारे तबला प्लेयर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमने उन जैसा लयकार कोई देखा नहीं। तो वो चाहे दम मस्त कलंदर हो या अखियाँ उड़ीक दियाँ, वो सब में वो लय के साथ खेल रहे हैं और वो दिखता है। तो म्यूज़िक जो है मेरे ख्याल से उसकी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी बीट अपीलिंग होगी, उसे आपने अच्छा पैकेज किया होगा, आज जो दौर है उसके मुताबिक, जो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे उन्होंने यूज़ किए, फ्यूजन का कॉन्सेप्ट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ही इंट्रोड्यूस कराया, तो उस लिहाज से अगर आप पैकेज करेंगे तो डेफिनेटली वो मार्केटेबल होगा। तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, अपना इल्म जानते थे, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मार्केटर भी थे। उनमें कमर्शियल सेंस था, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक मार्केटेबल प्रोडक्ट जो था वो पेश किया, और उसको ज़ाहिर है फिर वेस्ट ने भी पिक किया है। अच्छा, इसमें मज़ीद बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो अच्छे मार्केटियर थे या एक चांस था कि पीटर गैब्रियल ने देखा और उसके बाद? देखिए जी, मैं क्यों ये कहती हूँ, क्योंकि ही गेन्ड फेम एट द एज ऑफ 40। उससे पहले
उन्होंने चाहे जितने राग गाए और बाकायदा अपने वालिद मोहतरम की बरसी पे वो कोई ना कोई ऐसा नायाब राग गाते थे। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया है कि वो शायद ही किसी ने गाया, और बहुत उनकी क्लासिकल की रियाजत फैसलाबाद के डेज से थी। जी जी। और ख्याल गायकी में उनकी महारत थी, सिर्फ कवाल नहीं, ख्याल गायकी में भी उनकी महारत थी। लेकिन इतने साल वो गाते रहे विद लेट्स से लोकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो शायद इतना नोटिस नहीं हुआ। जब उन्होंने एक फ्यूजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया तो वही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब यूँ हुए कि जब मैं एक बार मलेशिया गई तो वहाँ टर्क्स आके भी मुझसे पूछ रहे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ही इज़ फ्रॉम योर कंट्री। तो ही वाज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक मार्केटेबल प्रोडक्ट भी हो गया। तो पीटर गैब्रियल ने भी उन्हें तभी नोटिस किया जबकि एक ऐसी चीज़ थी जो कि अपील की। मैंने कहा ना कि अगर वही चीज़ आप थोड़ा सा पुराने साजों से भी गा लें तो वो बैठक में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा मेन स्ट्रीम में जाएं तो, और अगर वेस्ट को भी अपील करना चाहें तो वो उसके लिए थोड़ा फ्यूजन म्यूज़िक वर्क। जी जी प्लीज़। कि प्रोडक्ट होनी चाहिए। आर्ट जो है उसको मार्केट के लिए शायद काफ़ी हाथ, काफ़ी लोग नहीं चाहिए होते, क्योंकि ख़ुद अपना तारुफ हवा बहार की जैसे वो हम सुनते हैं अक्सर। तो आर्ट जो है, फ़न जो है, उसमें एक ख़ास किस्म की और खालिस और सच्चा होना चाहिए। तो उसमें वो अपना क्राउड खुद ही कैटर कर लेता है और वो अपने ऑडियंस जो है वो खुद तलाश कर लेता है। तो वो इसी तरह से वो मार्केट, सोशल मीडिया और बाकी आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि किस तरह से अब वो वैसे मार्केट नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेच लेवल पे आएँ तो मेरा ख्याल है कि आर्ट पे ही बिलीव करना चाहिए और प्रोडक्ट ऐसी बनानी चाहिए जैसे इन्होंने कहा कि रिदम वाइज, कंपोजिशन वाइज, उसके लिरिक्स, और अगर वो समझ बूझ के साथ बनाए जाएं तो मार्केट तो पागल हो जाती है। अच्छा, नदीम आपने भी खान साहब की शागिर्दी इख्तियार की। जी जी। तो उसके बारे में, और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं जी नहीं, मैं क्योंकि स्कूल में पढ़ता था उस वक्त, और जब खान साहब के साथ मतलब मुझे शुरू से ही वो बहुत, मैंने गाना उनके गानों से शुरू किया था, तो मुझे बहुत अकीदत थी उनसे, बड़ी मोहब्बत थी, और मुझसे वो बड़ी शफकत भी करते थे और मुझे बहुत प्यार भी करते थे। तो खान साहब के साथ मतलब मुझे दुआ मिल सकी उनसे, और जो एक बाकायदगी से जो एक सीखना होता है वो खान साहब से नहीं हो सका। वो फिर मेरे वालिद साहब खान साहब अल्लाह तलूने वाला और तालवंडी घराना जो है उनकी शागिर्दी में जो भी बहुत थोड़ा बहुत म्यूज़िक का जो। अच्छा, ये जो बात हो रही है आपसे और बिनिश आपसे, बड़े एहतराम से मैं डिसएग्री करके हारिस के पास जाना चाहता हूँ। इन दोनों ने कहा कि चीज़ बेहतर पैकेज होनी चाहिए और मतलब उसके अंदर कंपोजिशन अच्छी हो, लिरिक्स अच्छे हों, और जो कुछ सारे एलिमेंट्स हैं, सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। अच्छा, जो भी गुलूकार है वो अपनी बिसात के मुताबिक ये सारी चीज़ें करता है। मुक़द्दर किसी पे मेहरबान होता है, किसी पे होता है, तो उसके लिए एक क्या कोई फार्मूला बनाया जा सकता है? अमार, मैं समझता हूँ मैं आपको जॉन कॉकटू का कुछ तराकीब उनसे मुस्तार लेके अर्ज ये करूँ कि वो कहते हैं कि कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस होती है और एक कंस्पिरेसी ऑफ नॉइज होती है। सही। तो हमारे जैसे समाजों में, सारी दुनिया में ये होता है, मगर हमारे जैसे मुआशरों में ये शायद ज़्यादा होता है कि कमतर, कमज़ोर और सतही और एकहरे फनकारों को, और ये सिर्फ मौसीकी से इसका ताल्लुक़ नहीं है, हर शोबे में फनकार या जो भी लोग सरगर्म होते हैं उनके लिए एक शोर बर्पा किया जाता है उनकी बड़ाई और उनको मुमताज़ और मुमय्यज़ करने के लिए। तो वो कंस्पिरेसी ऑफ नॉइज़ है एक, और कुछ बड़े और यानी गहरे काम, बड़ा काम करने वालों को नज़रअंदाज किया जाता है। वो एक कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस बुनी जाती है, एक साजिश बुनी जाती है खामोशी की। तो मैं समझता ये हूँ कि जो फ़न है वो हालात हाज़रा नहीं है, और उसमें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में या अपने अहद में या अपने वक्त में उतने ही यानी आपको कबूलियत आम की सनद मिल गई है, नहीं मिल गई है। तो पैकेज करना, ये सारी जो तराकीब हैं मौजूदा, ये अहम तो हैं क्योंकि हर चीज़ को ही किया जाना चाहिए, और आपने जैसे फरमाया कि मुक़द्दर का भी एक जिक्र है, यानी एक उसका हिस्सा है। मगर मैं समझता हूँ कि फ़न जो है वो वक्त के साथ वो अपने आप को मनवा ज़रूर लेता है। तो फनकार को इस सिलसिले में कोई ख़ास परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अगर उसने वाकई सरमायादाराना निज़ाम और इजारादाराना सरमायादारानी निज़ाम में ही हिस्सा बनाना है
तो काम उसे कुछ और करने पड़ते हैं। अच्छा, नदीम से ही मैं बात करूंगा आपसे। हमने एक नज्म सुननी है और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अंग्रेजी की कुछ चीज़ सुना दें, क्योंकि वजाहत ने जितने भरपूर तरीके से तारुफ कराया, इस दौरान जब तक आप वो नज्म तलाश करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, हम ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई शख्स किस तरह मकबूल होता है, और ये सवाल पहले भी इस ट्रांसमिशन में हो चुका है। ज़मीर जाफरी साहब की मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत बड़े मज़ा निगार थे, लेकिन उससे बड़े संजीदा शायर थे। कोई नहीं जानता कि वो संजीदा शायर थे। वो कहते थे कि मैं मुशायरे में जाकर संजीदा शेर पढ़ता हूँ, लोग हंस हंस के पागल हो जाते, इसलिए कि वो मकबूल सिर्फ मज़ाहिया शायर थे। उन्होंने अपनी संजीदा शायरी की किताब जब मार्केट में लाए तो उन्हें उसका नाम पता है क्या रखना पड़ा? संजीदा कलाम, वरना लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो लेकिन उसका जवाब भी ज़मीर जाफरी साहब ने बड़ा अच्छा दिया था। वो कहते थे कि यार जो कबूल हो गया ना वो ठीक है, अब इससे आगे क्या बात की जाए? देखिए मतलब अगर हम थोड़ी सी नज़र देखें अपने आर्ट पे, फन पे, जो लिखने वाले थे, गालिब का क्या असर किया हमने, और फिर सागर सिद्दीकी जैसे लोग, यानी इस माशरे ने उनके साथ जो किया। लेकिन शर्त ये होती है कि पहले मरना पड़ता है और फिर लेजेंड मानती है ये दुनिया। ये एक उसूल रहा है हमेशा से, और बहुत खुश नसीब वो लोग होते हैं कि जिनको उनकी ज़िंदगी में फ़न की वो महराज और वो शोहरत मिल जाए कि वो जिसे वो डिज़र्व करते हैं। तो ये मतलब फ़न जो है मेरे हिसाब से जो आपने लिख दिया है वो मिट नहीं सकता। वो हमेशा कोई ना कोई दुनिया में आज नहीं 100 साल बाद उसे पढ़ेगा। सही है, और जरा चेक करें हारिस ने क्या लिखा है। हाँ बिल्कुल, प्लीज। अच्छा, इनकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं कि उन्होंने बाबा बुल्ले शाह के कलाम से महफिल का आज जो गरमाई है, तो बाबा बुल्ले शाह के साथ क्या सलूक हुआ था उनकी जिंदगी में, और मौत के बाद भी क्या सलूक हुआ? सही बार क्या, ये एक छोटी सी नज्म आपने हुक्म किया है, तो ये जो है ये अनपब्लिश्ड है। अच्छा, लेकिन चंद माह पहले लिखी हुई। इसका उन्वान है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज The Juggler and the Spy. The Juggler and the Spy. The juggler was scorned by the spy. For the audience loved his tricks more than the truths uncovered by the spy. So one day, the juggler found his props missing. He had a sight soap show. Stalls were ready, tickets were sold, microphones mounted, spotlights fixed. Restive, the juggler paced up and down the backstage until his calves turned into clubs. His bust morphed into a diabolo. His fingers changed into devil sticks. The juggler became the props himself. The trickster became the trick. The spy remained the spy. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपने बातें नहीं करनी, अब हमें कुछ सुनाए। जी मैं एक बड़ा खूबसूरत गीत है, 1938 में ये गाया गया था फर्स्ट टाइम। मैंने अभी रिमिक्स किया है इसका, और मुझे जो पसंद है ये काफ़ी लोगों ने इसको गाया। सुरिंदर कौर जी ने भी गाया, अंकल लाला अताउल्ला खान जी ने भी गाया, और मुझे उनका वर्जन बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने इसका स्केल चेंज करके एक एक्सपेरिमेंट किया था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। ये जो आंखों में सुर्ख धागे हैं, ये जो आंखों में सुर्ख धागे हैं, रात किसके
के नसीब जागे हैं, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी रात कह रही है, हाँ तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। चन्ना किथा गुजारी, चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे, चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे, चन्ना किथा गुजारी रात। आशिकां जोड़ियां, आशिकां जोड़ियां, पौड़ियां ते मशूकां जोड़े, राह भला में चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला बात वे, चन्ना किथा गुजारी रात वे, रात वे, हाय रात वे। कोठे ते पिड़ वे कोठे ते वे कोठे ते पिड़ वे कोठड़ा वे यार, कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे माही, कोठे सुख दिया तोरियां, कालियां रातां, कालियां रातां जाग के वे माही, नपियां ते दियां चोरियां वे, चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला रे, रात वे किथा गुजारी रात वे, रात वे, हाय रात वे।
तपदा तंदूर वे कोठे ते पिड़ कोठड़ा माई कोठे तपदा तंदूर वे असा पकाया रोटियां ते खावण वाला दूर वे चढ़ा किता बुलारी रात वे बेटा जी दलीला रात वे चढ़ा किता गुजारी किता गुजारी किता गुजारी किता गुजारी वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतनी ताकत है भाई म्यूजिक में, ये जिस तरह की चीज गाते हैं उस तरह का इस रात का मंजर हो जाता है। बेनी मुझे ये बताइए कि आपने भी मुख्तलिफ जगह गाया, मुझे ये बताइए कि क्या प्लेस से या मीडियम से फ़र्क पड़ता है? फिल्म के लिए भी आपने गाया, लाइव कॉन्सर्ट भी किए, टीवी शोज भी किए, उससे फ़र्क पड़ता है गायकी पे? डेफिनेटली। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आप परफेक्शन देखते हैं और उसमें आपका ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं होता। जब लाइव आप गाते हैं तो ऑडियंस के फीडबैक से बहुत एनर्जी मिलती है। मैं लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत एंजॉय करती हूँ और उसमें लिबर्टी होती है कि आप उस गाने को फैला भी सकते हो अपने लिहाज से। आपका जो उस वक्त जो आर्टिस्ट पे जैसे कहते हैं ना, शायरों पे आमद होती है, उस तरह आप एक्सटेम्पोर जब गाते हैं तो आप उस चीज़ को मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। सो डेफिनेटली जहाँ पे आप गाते हैं जो मीडियम है उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। एक दफ़ा आपने परफॉर्म किया था और ऑडियंस में जगजीत सिंह और गुलजार बैठे थे, इज दैट करेक्ट? जी दैट्स राइट, इन न्यू दिल्ली। तो क्या एक्सपीरियंस था? मतलब ये आदमी की तो जान ही निकल जाए भाई। सही कहा। तो वहाँ फरीदा खानम साहिबा मुझे ले गई थी 1999 में। उनका कॉन्सर्ट था विद जगजीत सिंह और आफ्टर द कॉन्सर्ट जैसे एक बैठक होती है तो वहाँ इंडियंस भी थे और उन्होंने बहुत इनकरेज किया और बहुत सराहा मेरा गाना, टू द एक्सटेंट दैट दे सेड कि फिर अब हमने बीनिश की ही गज़लें अब आगे सुननी है। अच्छा। तो और फिर काफ़ी देर तक जितने भी हमारे लोकल पोइट्स थे उनकी भी मैंने उनका कलाम भी सुनाया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा माहौल था क्योंकि वहाँ सारे सराहने वाले थे और फरीदा जी की सपोर्ट भी थी मेरे पास, बल्कि वो भी मुझे आइडियाज़ दे रही थी कि ये भी सुनाओ। और जगजीत सिंह ने, अल्लाह बख्शे, ने उन्हें बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत इनकरेज किया और कह रहे थे कि लगता है कि तुमने सीखा हुआ है गाना। ठीक है, अगर आपने सीखा हुआ है और क्लासिकल पे आपकी इतनी दस्तरस है तो क्या हम इल्तमास कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमें सुनाए? ज़रूर। शुद्ध क्लासिकल तो मैं नहीं सुनाऊंगी, जो ख्याल गायकी है उसमें तो देर लग जाती है। थोड़ी सी एक ठुमरी की झलक दूंगी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की है, याद पिया की आए। जी, थोड़ा जी, सा जी। मैं वैसे एक दो लाइंस गुनगुना देती हूँ आप सबकी इजाज़त के साथ। याद पिया की आए हर याद पिया की आए हर याद पिया की आए ये दुख सहाना जाए हाय राम याद पिया की क्या बात है, क्या बात है। बेरी कोयलिया कुक सुनाए मुझ बिरहन का जियरा जलाए पी बिन रहा न जाए हाय राम
राम याद पिया की याद याद पिया हो याद पिया। क्या बात है, इसी का याद पिया की याद पिया की याद पिया की आए अच्छा, यही अंतरा इसका गाइए, ये अंतरा इसका गुनगुनाइएगा, यही वाला। हाँ बैर कोयलिया फूक सुना मुझ बिरहन का जियरा डरावे रे पी बिन रहन हाँ डरावे हाय राम रे पी बिन रहन हाँ डरावे हाय राम याद पिया के वाह वाह वाह। मुझे सुन के सलामत खान साहब की पहाड़ी की ठुमरी याद आ गई है, सैया बिना घर सुना। उसमें भी बहुत जगहें थोड़ी सी, अगर आप क्या बात। अगर 2 मिनट हैं तो गुनगुना सकते हैं। जी जी प्लीज। आपने गुनगुनाना है, आपने हो सैया सैया बिना घर सुना। ऐसे राग के होना चाहिए कि गेस्ट भी गाए और आर्टिस्ट भी गाए। ये है आज सैया बिना घर सुना हो सुना हो सैया सैया बिना घर सोना। जब से बलम परदेस गयो रे हो, जब से बलम परदेस हो परदेस गयो रे, जब से बलम परदेस गयो रे, चैन जिया नहीं आए।
बिना घर सोना रे सैया बिना घर रे सैया घर सोना रसैया बिना घर सोना। उम्री की एक खसूसियत है कि इसमें मिश्र मेल कर सकते हैं, राग मिला सकते हैं, तो थोड़ा देश के साथ इसको मैं पढ़ रही हूँ। घर सोना पानी धानी नि सा सा नि सा सा नि रे रे नि सा सा नि रे नि सा नि रे नि सा नि मा पानी धानी सोना सैया बिना घर सैया बिना घर सैया बिना घर सो भाई आज तो दो बड़े फनकार आपस में ना इस कदर वो ताउन की कैफियत नजर आ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे जो शायर भाई हैं उनसे हमने बहुत देर से बात नहीं की, लेकिन उनसे पूछ लें अगर वो गा सकते हैं थोड़ा सा तो। नहीं हमेशा मुझे पता है, लेकिन वो लिखते बहुत अच्छे हैं। अब हम ना पता है नदीम, आप गाते भी बहुत अच्छा है, लिखना भी तो सुर है करते हैं। एक अब हम तकरीबन आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं और मुझे एक सवाल, जिस सवाल के लिए इस शो को तरतीब दिया गया था वो आप लोगों से, आप तीनों से पूछना है और उसके बाद हारिस से हमने एक नज़्म सुननी है, बड़ी ख़ास नज़्म है। तो वो ये है कि आजकल ना कुछ अरसे से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा हो गई है, हम नफ़रतों में बड़े शदीद हो गए हैं, न दूसरों का एहतराम रहा, न मोहब्बत के जज्बे रहे, न नगमों की वो ताने रहीं, न अफसानों के वो किस्से रहे, न शेर की बात होती है, न मौसीकी का कोई जिक्र होता है। बस एक शिद्दत है, एक हैजान है जो माशरती तौर पर हमारे ऊपर गलबा पा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हर प्रोग्राम में के इख्तिताम में मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि ये जो हैजान है, नफ़रत है, ये गुस्सा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, सियासी भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं, माशी भी हो सकती हैं, माजी की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन माजी को कुरेदने से क्या फ़ायदा। आज जो हमारे मेहमान हैं ये तीन बड़े लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, इस माशरे के इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनसे ये ज़रूर मशवरा करना चाहिए, इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अब हमें इस माशरे को नर्म मिजाज करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। हारिस, योर टेक ऑन दिस। अम्मार, मेरा ख्याल है कि यही करना पड़ेगा जो हम पिछले कोई 1.5-पौने-2 घंटे से कर रहे हैं। एक जो बुनियादी मसला हमारे समाज का जो अदम रवादारी है और उसमें जो एक बेचैनी और इंतशार जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा, चूँकि प्रोग्राम आखिरी मराइल में, हमारे उस्ताद हैं और बड़े आलिम हैं हमारी ज़बानों के भी और अदब के भी, डॉक्टर सैयद नुमानुल हक जी, वो मरने से पहले आशिक हुसैन बटालवी से उनकी मुलाकात हुई। आशिक हुसैन बटालवी साहब जो थे वो बिल्कुल उस वक्त जांकनी के आलम में तकरीबन थे और बीमार थे शदीद। तो उन्होंने नुमान साहब से बहुत कुर्बत थी उनकी, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि नुमान
सानू ते शेर ने बचा लिया। तो बुनियादी बात यह है कि अगर कोई सेवियर है तो वो फन है, वो आर्ट है, वो कल्चर है, वो मौसीकी है, वो मुसव्वरी है, वो नक्काशी और संग तराशी है, शेर है, अफसाना है। और जैसे जैसे लोग, और उसमें एक बड़ी एक वो पैदा करती है आप में एक तरह से एक स्पेस आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जब तक आप खुद लिबरेट ना हो, आप खुद आज़ाद ना हो अंदर से और खुद एट पीस ना हो, तो आपका जो समाज है इर्द गिर्द, उसमें भी आप उसके मुहर्रिक नहीं बन सकते, उस अमन के, आश्ती के और सुकून के। सही। बेनिश, योर टेक ऑन दिस? जी, मैं ये कहूँगी कि किसी भी माशरे का जो मिजाज है, उसकी कल्चरल कंडीशनिंग जो है उस पर डिपेंडेंट होता है। जो हम बचपन से जो एटीट्यूड्स अपने बड़ों के देखते आते हैं, अगर हम आर्टिस्ट को कमतर समझेंगे तो बच्चा भी उसके अंदर ये होगा कि नहीं, आर्ट फॉर्म्स ऐसी सीरियस फॉर्म्स नहीं है, बस पढ़ाई करो एंड आर्ट इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली। और जाहिर है जब आर्ट फॉर्म और ऐसी सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स एंड फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम एग्रेशन की तरफ ही जाएंगे और टेररिज्म की तरफ ही जाएंगे। सही। तो मेरे ख्याल से बचपन से ही एक माहौल ऐसा बच्चों को देना चाहिए कि उन्हें जो भी उनका पैशन है, चाहे म्यूज़िक है या पोइट्री है या पेंटिंग है, उसको रोके नहीं, उसको इनकरेज करें। और जिस तरह मैं बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनकरेज किया, मुझ में एक टैलेंट देखा तो उन्होंने मेरे लिए उस्ताद रखा और प्रॉपर उसको मुझे ग्रूम करने की सलाहियत मिली। तो मेरा कोई फ्री टाइम होता है, लोग कहते हैं कि तुम तो बोर नहीं होती होगी, तुम तो खुद के साथ भी गुनगुना के तुम अपने आप को भी एंटरटेन कर सकती हो। तो मेरा टाइम जो है वो पॉजिटिवली स्पेंड होता है। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी से हट जाएंगे तो हम डेफिनेटली नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। लेकिन बीनिश, मुझे ये बताइए ना, आपने तरबियत की बात की, और तरबियत की बात करना सहल है, मतलब जो बड़ी जनरेशन पे, पुरानी जनरेशन पे सवाल आ जाता है, आप उससे बच के निकल जाते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा बड़े होकर कोई धमाके करे, कोई कत्ल करे, माशरे में फसाद फैलाए। माँ बाप की तो जाहिर है यही ख्वाहिश होगी कि ये पढ़ लिख के कोई काम करे। लेकिन वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है ना, कि जब आप उनको पॉजिटिव चीज़ों से दूर रखेंगे। आप तारीख, लिबरल आर्ट्स पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते। आर्ट्स तो छोड़े, लिबरल आर्ट्स भी पहले तो पढ़ाते थे। तो पहले कुछ और तरह का मुल्क था जी, पहले कुछ और तरह का मुल्क था। अब ये बहुत सा हेट्रेड और ये जो एलिमेंट आ गया है हेट्रेड का, कालम गलोच का, नफासत ख़त्म हो गई है, बड़ों का अदब ख़त्म हो गया है, आर्ट फॉर्म्स को हम नहीं अप्रिशिएट करते। वो क्यों है? ओरिजिनल आर्ट फॉर्म कहाँ है? जैसे हम सब ने कहा कि जहाँ पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है वहाँ जो रियल आर्ट फॉर्म है, चाहे बेशक रेशमा जी थी, उनका आर्ट फैला है, आपदा जी उनका आर्ट फैला है, लोगों ने नोटिस किया। ऑथेंटिसिटी ऑफ आर्ट कहाँ गया? सही, ठीक है। बेसिकली नर्म खू बनाता है माशरे को, फनून जितने भी हैं। जी, बड़ी खूबसूरत बात करिए कि जो बेसिक जो हमारी बुनियादें थी म्यूज़िक की भी और आर्ट की भी, शायद अब वो फॉर्म बदलती जा रही है। और दौर वो जो एक नेचर का म्यूज़िक था, जिसमें मैं अपने वालिद साहब की तरफ से, मतलब लोनेवाला फैमिली की तरफ से भी, मैं क्योंकि ये काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरे वालिद का एक गाना आज मैं सुन रहा था और आप यकीन करें कि वो शायद 80s का रिकॉर्डेड वो गाना है, और जो मैं गुनगुना भी रहा था उसको, और मुझे वो ऐसे लग रहा था जैसे अभी कल रिकॉर्ड हुआ है। उसकी चाशनी और उसकी जो अट्रैक्शन थी और वो समझ आने वाली पोइट्री और वो था। तो वो रियलिटी जो है वो अभी वो प्रोग्राम बल्कि देख भी रहे हैं, तो मैं एक, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक उस गीत का एक टुकड़ा, क्योंकि हमने एंड पे, हम अगस्त में दाखिल हो चुके हैं और हमने तराना भी गाना है एंड पे। अच्छा, हमने आपसे बिल्कुल सुनेंगे, दो चीज़ें सुननी है और हमने हारिस से एक नज़्म भी सुननी है। हाँ। तो आप उसका प्लान इस तरह करें कि वो दोनों चीज़ें हम आपसे सुन सकें। जी, मैं ये खान साहब जी को ट्रिब्यूट करता हूँ, अपने वालिद जी को। जी बिस्मिल्लाह। और उन जैसा तो नहीं मैं गा सकता, लेकिन जैसा भी है कबूल करिएगा। बड़ा खूबसूरत राग जो इन्होंने छेड़ा है, ये उसी में ये कंपोजिशन है।
वे कालिया कामा सुन वे कालिया कामा वे कालिया कामा सुन वे कालिया कामा वे कालिया कामा सुन वे कालिया कामा मैनू पता लिया दे माये दा मेरे माये ढोल सिपाहिए दा मैनू पता लिया दे माये दा मेरे माये ढोल सिपाहिए दा तेनू कुट कुट चूरियां पावां वे कालिया कामा सुन वे कालिया कामा वे कां करके रोज सतावे कां करके रोज सतावे कदी ना माही दी वे खबर ले आवे कदी ना माही दी खबर ले आवे कदी ना माही दी वे खबर ले आवे उड़ जा देस माही वल उड़ जा देस माही वल उड़ जा तेरे तरले पावा वे कालिया कामा सुन वे कालिया कामा ये कालिया कामा वाह वाह बहुत अच्छे। वक्त इतना कम रह गया आपकी तारीफ का भी वक्त नहीं है। हारिस से हमने एक नज्म सुननी है, बड़ी खास नज्म है। हारिस ये किसी मजमूए में शामिल नहीं है, लेकिन आज की महफिल के ऐन मुताबिक है और इसमें एक जो एक फन का रूहानियत से और एक ही बात है। सही। इस नज्म का उन्वान है रशीदा डोमनी। रशीदा मैं कोई मिसरा दोहराऊंगा नहीं ताकि वक्त की किल्लत जो है चूंकि मलूज़ खातिर है। रशीदा डोमनी। रशीदा डोमनी भोपाल में पैदा हुई लेकिन अदाएं नाज नखरे गायकी के गुर सभी लाहौर में सीखे। लड़कपन और जवानी अंतरे अस्थाई मुखड़े मुर्कियों की नजर कर दी, फिर सिवा इस पर ज़बां दानी जिगर और दाग की गजलें हों या अख्तर पिया के गीत, इशारे और कनाए रम्ज और मानी दिलों पर धीरे धीरे खुलते जाते। वो कभी मिसरे पलटती और कभी दो लख्त शेरों को सुरों से जोड़ देती। ठीक मखरज और गले का सोज़े बेपाया फजा में कैफ की चिंगारियां सी फूटती और सुनने वालों के बदन ऐसे दहकते बाला खाना गर्म हो जाता। वाह वाह। मोहल्ले की पुरानी नायनों और धोबनों से उसने बुनियादी सी पंजाबी तो सीखी, दस्तरस उस्ताद काले खान की सोहबत से आई। पोठवारी और पहाड़ी, लैंदे और माझे के सब लहजे समझती। यार बहुत जब ढलती वो टप्पे माहिए दोहड़े खनकती बोलियां और हौके भरती काफियां कुछ इस तरह गाती कि सांदल और नीली बार तक उड़ते परिंदों के परों में बिजलियां सी कौंध जाती। घर कभी बीमार पड़ती शहर का मौसम बदल जाता और उसको चाहने और सुनने वाले
दाल सालन रोटियां खैरात करते, जब तबीयत कुछ संभलती सब्ज बुर्का ओढ़ कर वो पाक दामन बीबियों की लहक पर जाती। रशीदा डोमनी गुजरी, पुरानी नायनों और धोबनों की बेटियों ने उसके चेहलम तक न कंघी की न चोहलें, आशिकों को दूर रखा। शहर में उस साल बारिश भी बहुत बरसी। मियानी साहब और अतराफ के बूढ़े फकीर अब भी बताते हैं कि हाड़ और जेठ में इस डोमनी की कब्र पर एक फूल खिलता है। अगर इस फूल की पंखड़ी चबा लें, शायरों का फन, गुलूकारों का सीना बेकसों के दर्द से मामूर होता है, खुदा के इश्क की तासीर से पुरनूर होता है। वाह 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 भाई, बहुत से सवाल थे, बहुत से सवाल थे, बिनिश आपसे भी करने थे, हारिस से भी करने थे, लेकिन अब हम इस मकाम पे पहुंच गए, इस नज़्म के बाद अब कुछ बनता नहीं है। मैं सिर्फ नाजरीन से थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। मैंने आज के इस प्रोग्राम में क्या देखा, मैंने आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी खातून से मुलाकात की जो मार्केटिंग उनका शोबा है, लेकिन जो वो हमारी अक़दार हैं, हमारी तहजीब है, उसमें रची बसी हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक से मोहब्बत करती हैं। फरीदा खानम का नाम बड़े एहतराम से लेती है। मैंने इस ट्रांसमिशन में मुलाकात की एक ऐसे शायर से जो ज़रा एक मुख्तलिफ ज़ुबान में शायरी करते हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान का इजहार करते हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के पैगाम को आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैंने इस ट्रांसमिशन में मुलाकात की एक ऐसे गुलूकार से जो इतना मुअद्दब बच्चा है, आज से 11 साल पहले मेरे प्रोग्राम में आया और अब वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है इस मुल्क का, आज भी उस प्रोग्राम को याद करता है। लेकिन इससे ही बड़ी बात ये है कि वो अपने वालिद का जितना एहतराम करता है, अब भी चीज़ें उनको डेडिकेट करता है। ये एहतराम, ये मोहब्बत, ये शेर, ये नगमे, ये गुलूकारी, ये मौसीकी, ये आर्टिस्ट, ये है असल पाकिस्तान। और यही इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखाना मकसूद था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। नदीम, अब आप पे मुनहसर है, आप इस प्रोग्राम को कैसे ख़त्म करते हैं? जी मेरा ईमान पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, मोहब्बत हम में है, मोहब्बत हम में है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है, असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है। ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जब भी तारीख ने, जब भी तारीख रखा है इसका नाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान,
अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के आएगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये किस्सा इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा। जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। जहाँ तक वक्त आएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। Pakistan, 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 Pakistan.